लो। हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। प्यारे साथी, देखा जाए तो आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश इतिहास यूपीजीके में एक शानदार कक्षा हमारी चली हुई है और जिसे आप कंटिन्यू एकदम शानदार तरीके से करते हुए आ ही रहे हैं। राम जी मेरे साथ हैं। राधे राधे सर जी, राधे राधे जी। सौरभ कुमार यादव जी, आदित्य कुमार निगम जी और रुद्र यादव, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग जी। और देख पाऊं प्रिया, गुड मॉर्निंग। लक्ष्य दुबे जी, अक्षय भी हमारे साथ हैं। रजत गैंगवार जी, बॉबी बाबू जी, जय भीम सर फिरोजाबाद से। तो जय भीम जी। अविनाश, राधे राधे सर जी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी की तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी और आप कंटिन्यू बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना, अपनी तैयारी में चार चांद भी लगा रहे होंगे। कल एक हमारा जूनियर ना स्टेनोग्राफर का एग्जाम था, वो भी यूपी ट्रिपल एस ही कंडक्ट कराती कुछ मेरे साथियों का, ठीक है ना। स्टेनोग्राफर का एग्जाम होगा भी और ठीक है ना। चलो एक बार बता दो एक सेकंड में ही कि था या ना था, और ना भी हो तो भैया जी आप कल का जो एग्जाम एक बार जरूर देखना कि किस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है। और फिर जो हमने जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के 17 प्रैक्टिस सेट हुए थे, मात्र 17 प्रैक्टिस सेट हुए थे। फिर उन 17 प्रैक्टिस सेटों से ये देखना कि सर के कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो चलो बहुत बढ़िया। आकाश कुमार जी, सर क्या मेरे मैसेज नहीं देखते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता से हमारे तुम्हारे पूर्वजों की, ठीक है, लड़ाई चली आ रही थी, तो इस कारणवश मैं आपके मैसेज न देख पाता। तो भैया हम बहुत सारे, ठीक है ना, दिखाई भी ना देता, ठीक है, कुछ दिखाई भी ना देता तो इसलिए, ठीक है। चलो प्रेम सिंह बुलंदशहर से कह रहे हैं सर जी आपके क्वेश्चन आए थे। चलो बहुत बढ़िया। तो आप करते चलना बढ़िया तरीके से, और जिस मेरे साथी को ऐसे लग रहा होगा कि केशपाल सर ऐसे और वैसे, तो हाल फिलहाल में एग्जाम चल रहे उन पर एक बार, ठीक है ना, देखते चलना बढ़िया तरीके से। और उसके बाद जो है फिर मुझसे जो है ये कहना, क्योंकि तभी सवाल जवाब अच्छे होने लगते हैं जो मैं भी हर चीज को करा दूं, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कल पढ़ाया, वो कौशाम्बी इलाहाबाद वाला, बस अच्छा जी। चलो तो हाँच गए। यदि मैंने आपके भी बैच की बात करूं ना, आपके ही बैच की, मात्र मैंने अभी 15-16 कक्षाएं कराई हैं, तो सिलेबस तो कंप्लीट ना है, लेकिन उन 15-16 कक्षाओं में से भी मैं आपको बता दूंगा कि 4 क्वेश्चन धरे के धरे। 1902, अभी आपके ही बता रहा हूं मैं, 1902 ईस्वी में जो संयुक्त प्रांत का मतलब जो उत्तर पश्चिमी प्रांत था उसका नाम क्या हो गया, संयुक्त प्रांत आगरा व अवध। एक क्वेश्चन ये आया था। देखो मैंने अभी झील भी ना कराई है, लेकिन आपको करा दी होगी सरसई नावर झील। कहां कराई थी सर? अब ये कहेंगे कुछ मेरे साथी की कहां कराई है जी। तो जिस समय सारस, सारस जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो सारस है, वहीं मैंने लिखवाया होगा सरसई नावर झील, ठीक है, इटावा की सारस के जो है संरक्षण के लिए जानी जाती है। ये तो मैं अभी तुम्हें ही बता रहा हूं, ठीक है, कि सर ये क्वेश्चन आए या नहीं आए। और देखो ये तो नॉर्मल से क्वेश्चन है, क्वेश्चन उनकी बात है जो सबसे अलग। तो एक सरदार अली जाफरी का क्वेश्चन था, कोई पहुंच भी ना पाएगा। 1997 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, वो उत्तर प्रदेश के किस जनपद के? तो बलरामपुर के। सारे चीजें मैंने कराई हैं, ठीक है ना। तो जो है उन्हें आप देख लेंगे। और चलो बढ़िया तरीके से, और जिसे करना ना है वो आज भी ना करेगा और ना कल करेगा,
ठीक है। और कबीरदास जी एक बात कहते हैं कि कबीरा तेरी झोंपड़ी गलगटियन की पार, जो जैसी करे वैसी भरे, तू क्यों भयो उदास। तो उदास होने की जरूरत नहीं है, ना मुझे ना तुम्हें। जैसे तुम करोगे, ठीक है ना, वैसा निश्चित भरोगे। जैसे मैं करूंगा वो तो सबके लिए ही है, ठीक है। तो 5-6 क्वेश्चन तो आपको इन्हीं, आप देखना एक बार है एग्जाम को। मैं अपने मुंह से ना, मुझ पर ये है भैया मैं आके हाँ जी नाच करूं और ये फंसगा वो फंसगा, मैं एकदम शांत स्वभाव वाला पर्सन हूं। आप करते रहते हैं, ठीक है, आप जब करते रहते हैं तो उसके लिए मैं थोड़ा सा कड़वा भी बोल जाता हूंगा, लेकिन उसमें बुरा मानने की बात नहीं है, ठीक है। कड़वा वो ही बोलेगा जो आपके प्रति मेहनत कर रहा होगा, जो आपको कुछ जो है सपने जो आपने देखे हैं उनके लिए, ठीक है, वो भी साकार बना रहा होगा। चलो चलते हैं, तो बिना देरी किए हुए मेरे साथी आज देखो पॉइंट चल रहे थे हमारे, मैं बिना जो है समय लिए या ज्यादा समय लिए टाइम को ना व्यर्थ करता हुआ, तो देखो मैं एक और चीज आप सभी को यहीं पर मैं, ठीक है, स्थापत्य कला को भी ऐड करता चलूंगा। स्थापत्य कला को भी मैं ऐड, एक और मैं आपको बात बताऊं, मैंने 1857 की क्रांति ऐसी कराई थी, और उन 17 प्रैक्टिस सेटों को ही देखना। मुझे पता है बरेली से आप बता देंगे खान बहादुर खान, ठीक है, या इलाहाबाद से लियाकत अली कर देंगे, ठीक है, और भैया जी कानपुर से नाना साहब, इन्हें सब करेंगे। लेकिन मैं उस गहराई तक पहुंच गया। कल क्वेश्चन आया था बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ के, ठीक है ना, आजमगढ़ में एक ब्रिटिश अधिकारी सिलीमैन को पराजित किया था, एक क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा। चलो अब मैं जो है आप मिलाना और फिर उन 17 प्रैक्टिस सेटों को देखना। आपके भी पहले तो आप सिलेबस ही देखते चलना कि आपको कोई चीज बाहर ना मिलेगी, इतनी मेहनत लगा देंगे। चलो भैया अब मैं देखो एक स्थापत्य कला में आपको साथ के साथ कराता चलूंगा। अब जैसे अशोक, सम्राट अशोक का नाम आपने सुना होगा। बताया जाता है कि सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का कंस्ट्रक्शन करवाया था। सर जी किसने? अशोक। अशोक की बात है ना। सम्राट अशोक जो 273 बीसी से 232 बीसी तक राज सिंहासन पर बैठे, उन्होंने मेरे साथी कहा जाता है कि 84,000 स्तूपों का कंस्ट्रक्शन करवाया। कुछ ऐसे स्तूप मेरे साथी, कुछ ऐसे स्तूप हैं जो आपके मतलब कि उत्तर प्रदेश में, और ये आप सभी को अशोक स्तंभ दिखाई भी पड़ रहा होगा, ठीक है। इसे बोलेंगे हम सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ, ठीक है। एक नाम आप इसका डाल देना, सारनाथ। कौन सा भैया जी? सारनाथ, सारनाथ सिंह, ठीक है ना। सिंह, सिंह माने क्या हो गया? शेर। और शीर्ष स्तंभ, पहली बात तो आप सभी को ये हेडिंग डाल देनी है। पहली बात तो मेरे साथी आप सभी को ये हेडिंग डालनी है एकदम राइट तरीके से, ठीक है। चलो अब ये दिखाई भी पड़ रहा होगा सर जी, हमारा राजकीय चिन्ह भी है, मतलब कि अशोक स्तंभ है ना भाई। सर स्तूप कैसा होता है? तो स्तूप भी बताऊंगा अभी। स्तूप का मतलब वो होता है जहां पर गौतम बुद्ध जी ने, ठीक है, कहीं पर जो है गौतम बुद्ध जी ने पहला प्रवचन दे दिया, वहां पर धर्मराजी का स्तूप बना दिया, ठीक है, सॉरी मतलब कि धम्मे की स्तूप, जहां जहां गौतम बुद्ध जी की गतिविधियां रही उन्हीं पर स्मारक, जैसे आज तो स्मारक, और पहले बना दिए जाते थे गोल गुंबद से स्तूप, वहां पर गौतम बुद्ध जी ठहरे थे, ये थे। तो सारी चीजों को मैं कराऊंगा भी। तो ये होगा सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ। और मेरे साथी ये आपका कहां पर, ये लोकेटेड कहां है? पहली बात यदि मैं इसकी अवस्थिति की बात करूंगा तो ये कहां मतलब अवस्थित है, ये कहां पर लोकेटेड है? कोई मेरा साथी मुझे बताएगा ये कहां पर लोकेटेड है? जल्दी बताओ सर। तो ये भैया जी आप जब सारनाथ शब्द लगा हुआ है सर, तो ये सारनाथ में ही होगा। सारनाथ, और सारनाथ कहां पड़ता है? वाराणसी में। सारनाथ कहां पड़ता है सर जी? वाराणसी में। एक बात तो ये हो गई। हाँ सर, अब इसके कंस्ट्रक्शन की बात आती है सर।
इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इसका जो निर्माण है, और इसका जो निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने। ये तो सभी को पता है, इसका निर्माण सम्राट अशोक ने। और भैया जी अशोक ने 250 बीसी में, बीसी बिफोर क्राइस्ट हो गया ना, और सर जी ईसा पूर्व की बात होगी। ठीक है, अब इसकी समय वहां लगभग की बात है, तो लगभग में मेरे साथी ये आपने देखा होगा, सम्राट अशोक ने 250 बीसी में किसका? सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ लेख। अब देखो भैया जी ये अशोक स्तंभ है। अब क्वेश्चन आ जाए, इसे हम अशोक स्तंभ बोलेंगे जी। और इसमें अशोक स्तंभ में मेरे साथी कई बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, हाँ सर कल स्टेनोग्राफर में करंट भी आई थी, अभी करंट हुई कहां है आपकी? सारी चीजें होंगी, आप धैर्य पकड़े बस। ठीक है, चलो जी, अब ना देखेंगे कमेंट्स, कह रहे हैं सर अब कमेंट्स ना देखेंगे। ठीक है, अब इसमें भैया जी देखेंगे तो इसमें 1 2 3 और एक पीछे 4 शेर हैं भैया जी। 4 ये बुद्ध के संदेशों को चारों दिशाओं में फैलने के प्रतीक। मतलब कि क्वेश्चन आ जाता है कि अशोक स्तंभ में सिंगों की संख्या, शेर कितने हैं, लॉइन कितने हैं? तो भैया जी 4 लॉइन हैं। अब यही तो पॉइंट आते हैं कि सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ में या अशोक स्तंभ में, हाँ सर जी, शेरों की संख्या कितनी? 4। और ये बुद्ध के ये जो चारों के चारों सिंह है, एक पीछे है भैया जो हमें दिखाई ना दे रहा, तो ये इसका मुख किधर को है सर जी? इसका मुख होगा भैया जी, अब इधर से तो हम वैसे तो यदि देखें तो पश्चिम में, इधर पूर्व को कर रखा इसने, उत्तर पीछे दक्षिण, ऐसे मान लेंगे ना। तो ये बुद्ध के संदेशों को चारों दिशाओं में फैलने का, ये बुद्ध के, ये हाँ सर जी गौतम बुद्ध जो थे, ये बुद्ध के मतलब गौतम बुद्ध के, ये बुद्ध के संदेशों को चारों दिशाओं में, भैया जी कौन सी दिशाओं की बात है? चारों दिशाओं में फैलने का प्रतीक है। ठीक है, फैलने का प्रतीक है। तो ये बुद्ध के जो संदेश हैं उन्हें चारों दिशाओं में फैलने का प्रतीक। आगे बात तो समझ में। अब हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि भैया जी कि अशोक स्तंभ में, हाँ सर जी, सर तिरंगे में यही चक्र है जो इसके नीचे, हाँ यही जो है चक्र है। ठीक है, ये वाला चक्र होगा, इसमें तो 32 तिल्लियां होंगी। ठीक है, एक और है इसमें 24 तिल्लियां। ठीक है, अभी बताऊंगा सारी चीजें। तो बुद्ध के संदेशों को चारों दिशाओं में फैलने के प्रतीक। अब सर इसमें 4 पशु भी हैं। यदि मैं आपसे बात करूं कि अशोक स्तंभ में जो पशु, एनिमल की संख्या कितनी है, तो आप लिखेंगे सर जी एनिमल होंगे 4। ठीक है, अब 4 एनिमल देखो भैया, एक तो शेर तो है ही है, हाँ सर जी, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा। देखो ये हाथी है जी, ये क्या है? हाथी। ये आपका घोड़ा है। ठीक है ना, अब एक और बैठा होगा इसी में, मतलब कि बैल, वृषभ। ठीक है, अब इसमें तो मुझे भी ना दिखाई दे रहा, लेकिन 4 घोड़ा दिखाई पड़ रहा है, हाथी, और एक वृषभ होगा और एक शेर है ये। तो इसमें कितने होंगे? 4। तो ये आपको याद रखना है। एक होगा भैया जी हाथी, हाँ सर, एक आपका हो गया वृषभ, वृषभ मीन्स बैल, और सर एक आपका घोड़ा और एक आपका शेर, एक आपका मेरे साथी शेर, ये होगा जी। अब हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। गौतम बुद्ध जी जो है ना, बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक, आने का प्रतीक। मैं एक बात बताऊं आपको, ठीक है सर जी, इनकी जो माता थी ना गौतम बुद्ध जी की, ठीक है, इनकी जो माता जो थी गौतम बुद्ध जी की, जब
गौतम बुद्ध जी गर्भ में ठहरे थे तो उन्हें एक सफेद गज, गज मीन्स हाथी, हाथी का सपना दिखाई पड़ा था। तब भैया जी बताया जाता है कि बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक हाथी। वृषभ की बात आती है, बुद्ध के जन्म मतलब वृषभ राशि का प्रतीक है। बुद्ध के जन्म, बुद्ध के जन्म और जन्म मतलब वृषभ, वृषभ राशि का प्रतीक। ठीक है, गौतम बुद्ध जी की राशि कौन सी थी? वृषभ। ठीक है, राशि का प्रतीक था। सर जी घोड़ा, घोड़े की बात आती गृह त्याग। ठीक है ना, जब गौतम बुद्ध जी ने महाभिनिशीकरण मतलब गृह त्याग तो उनके प्रिय घोड़े का नाम था कंथक जी, उनके प्रिय घोड़े का नाम था कंथक। तो क्वेश्चन आता है कि घोड़ा किसका प्रतीक है? गृह त्याग का। और शेर बुद्ध की शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। शेर जो है बुद्ध की शक्ति और ज्ञान का प्रतीक, शक्ति और मेरे साथी और क्या हो गया? और ज्ञान का प्रतीक। ये पॉइंट आप सभी को नोट कर लेना है कि गौतम बुद्ध जी जो अशोक स्तंभ में ऐसे करेंगे सर जी, अशोक स्तंभ में चित्रित हाथी गौतम बुद्ध का कौन सा प्रतीक है? तो ये गर्भ में आने का, बुद्ध के जन्म का, गृह त्याग का, बुद्ध की शक्ति और ज्ञान का। तो इस तरीके से मेरे साथी हमसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो आप इन्हें एकदम राइट तरीके से कर देंगे। अब कितने पशु होंगे? 4। ये चारों के चारों पशु आपके सामने हैं। साथी सिंह के मस्तक पर एक महाधर्म चक्र स्थापित किया गया है। सिंह का जो मस्तक है ना, ये तो 24 ही है, सही है। सिंह शेर ये रे ना, और शेर के मस्तक पर एक धर्म चक्र स्थापित किया गया है, जिसमें जो शेर था जिसमें 32 तिल्लियां थी। आज तो ये टूट गया जी। ठीक है, तो आप एक पॉइंट और लिखेंगे, सिंह के मस्तक पर महाधर्म चक्र। ठीक है, सिंह के, ये भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो आप लिख पा रहे हैं ना? सिंह के मस्तक माने क्या हो गया? सर पर। सिंह के मस्तक पर महाधर्म चक्र, महाधर्म चक्र स्थापित किया गया है। ठीक है, स्थापित, महाधर्म चक्र स्थापित, स्थापित किया गया है, स्थापित किया गया है, जिसमें मेरे साथी, जिसमें 32 तिल्लियां, जिसमें कितना? 32, जिसमें 32 तिल्लियां बनी थी। अब एक और बात बताऊं, हमारा जो तिरंगा है उसमें 24 तिल्लियां हैं, वो भी हमने यहीं से ली हैं। लेकिन सिंह के जो मस्तक पर मेरे साथी, सिंह के, शेर के जो मस्तक पर एक मतलब सिर पर एक महाधर्म चक्र स्थापित किया गया, जिसमें मेरे साथी 32 तिल्लियां बनी थी। कितनी? 32 थी। और ये शक्ति के ऊपर धर्म की विजय का प्रतीक थी। ये तिल्लियां शक्ति के ऊपर, ये किसका प्रतीक थी? तो मेरे साथी ये प्रतीक की बात आती है, 32 तिल्लियां। तो ये क्वेश्चन आ जा, शक्ति के ऊपर धर्म की विजय किसके ऊपर? तो सर जी शक्ति के ऊपर धर्म विजय का प्रतीक, धर्म विजय का प्रतीक, धर्म विजय का। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सिंह के मस्तिष्क पर महाधर्म चक्र स्थापित किया गया, जिसमें 32 तिल्लियां बनी थी, ये तिल्लियां किसका प्रतीक थी? तो शक्ति के ऊपर धर्म विजय का। ये पॉइंट आपको करना है। ठीक है, तो 32 तिल्लियां शक्ति के ऊपर धर्म विजय का। ठीक है, चलो जी। तो भैया एक बात मैं बताऊं, जब मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया करूं ना विक्रम सिंह जी, तब आप करेंगे। ठीक है ना? अब देखो, अब आपने एकदम, पहले तो मैंने लिखा कि जिसमें 32 तिल्लियां बनी थी, आपने तुरंत एकदम कर दी। ये 32 तिल्लियां सरची किस बात को बताती हैं? तो आप पे टाइम लगा होगा ना कमेंट्स करने में, और जबकि मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ नहीं है। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि तुरंत सर ने बता दिया। अब देखो, तो ये इन चीजों को आप जब किया करो जब मैं छोड़ दूं चीजों को,
तब आप अच्छे लगेंगे, ठीक है ना। अब मैंने 32 तिल्लियां बोली, तो अब मुझे पता है कि जो है ज्ञान जो है वो छुपता नहीं है, जो ज्ञान है वो छुपता नहीं है। आपने तुरंत ये जो है एकदम तुम्हें पता होगा, ये 100% तुम्हें पता होगा कि 32 तिल्लियां किसका प्रतीक थी, तो तुरंत, क्योंकि वो ही कमेंट्स करेगा जिसे पता होगा, लेकिन तुरंत आपने जो है कर दिया। और मैं आगे लिख ही रहा हूं, क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तो पता है कि देखो, एक और मैं छोटी सी बात बताऊं, मैं भी स्टूडेंट लाइफ में रहा, और प्रति एक जो है अपने सब्जेक्ट का स्टूडेंट ही रहता है। और जब टीचर पढ़ाने आता है ना कोई भी, वह पहले ही दिमाग लगा लेता है कि बालक कहां फंसा सकता है। आ रही है बात समझ में ना। तो अब तुम इसे कर रहे होंगे, इसके लिए मैंने 4-5 घंटा इनके लिए दे दिए पहले, और मैंने पहले से भी सारी चीजें करी होंगी, और फिर मैं इनके लिए, तो मुझे सारी चीजें पता थी, ठीक है। तो इसे जो है आप करते चलेंगे, ज्यादा वो ना करेंगे। आ रही है बात समझ में। चलो, अब साथी इसे बनाने के लिए जो ये अशोक स्तंभ है, इसको बनाने के लिए ये बन रहा है ना पूरा अशोक स्तंभ, आज इस सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षित है जी। ये आज कहां पर, तो भैया जी ये आज देखें तो आज ये किस में रखा है, सारनाथ संग्रहालय में। तो अब लिखेंगे सामग्री। अब इसे बनाने के लिए जो सामग्री जो आई थी, सामग्री मतलब समझ रहे हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए जो सामग्री आई थी वो चुनार का जो बलुआ पत्थर था, चुनार। और चुनार कहां पड़ता है मेरे साथी, चुनार आपका पड़ेगा मिर्जापुर में, ठीक है। चुनार आपका पड़ेगा मिर्जापुर, तो चुनार मिर्जापुर, ठीक है। तो चुनार मिर्जापुर का बलुआ पत्थर था, और सर इसे बनाया बलुआ पत्थर से गया था, जो कि चुनार मिर्जापुर से लाया गया था, ठीक है। राजकीय चिन्ह, अब क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन अशोक स्तंभ को राजकीय चिन्ह के रूप में कब स्वीकार किया गया। ये अशोक स्तंभ भी तो है, अशोक स्तंभ को राजकीय चिन्ह के रूप में स्वीकार, तो जल्दी से बता दो मेरे साथी, राजकीय चिन्ह के रूप में स्वीकार। ये भी तो पॉइंट कई बार आया, तो आप नोट कर देना सर जी। स्वीकार तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को। और सर जी महाराज जो आदर्श वाक्य है ना हमारा, कौन सा वाक्य, आदर्श वाक्य, और आदर्श वाक्य क्या होगा, सत्यमेव जयते, सदा सत्य की विजय होती है, सत्यमेव जयते मेरे साथी। और ये सत्यमेव जयते हमने कहां से लिया है, मुंडकोपनिषद से, ठीक है भैया जी। और एक और बात बताऊं मैं, मुंडको उपनिषद से ये हमने उठा लिया। एक बात और मैं आपको बताऊंगा छोटी सी, ठीक है। और हमारे चक्र में जो ठीक है 24 तिल्लियां हैं जो हमारे समय को प्रतीक करती हैं, वो भी 24 तिल्लियां हमने यहीं से ली हैं जी। और दूसरी बात एक और भैया जी, सत्य, हमारा आदर्श वाक्य क्या है, सदा सत्य की विजय तो होती है, तो सत्यमेव जयते जो मुंडको उपनिषद से, और साथ ही ये जो सत्यमेव जयते हमने यहीं से लिया। लेकिन जो मूल हमारा ये सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ लेख था, इस पर अंकित नहीं था, ये बाद में अंकित होता है, क्योंकि एक ही पत्थर से काटकर इस तरीके से तराशा गया है। उस पर उस टाइम पर सत्यमेव जयते नहीं लिखा था, ये बाद में अंकित किया गया है, ठीक है ना। तो एक बार बताएंगे जो कि आप सर जी यहां पर किसी मेरे साथी को कोई डाउट है, अब यहां तक बता दो सर जी। जन्म का प्रतीक कमल और यौवन का सांड, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलते हैं इसी के साथ आगे। यहां से मुझे तो ना लग रहा कि कोई ऐसा पॉइंट रह गया हो, और आगे बढ़ेंगे भैया जी। ये आपका होगा धम्मेक स्तूप। सर जी ये कौन सा स्तूप हो गया, धम्मेक स्तूप, ये आप लिख दो, धम्मेक स्तूप। इन्हें
अब धम्मे के स्तूप, अब इसे बनाने के लिए मेरे साथ ईंटों का प्रयोग किया गया था। ये ईंट दिखाई पड़ रही होंगी आपको। ठीक है, चलो अब एक और लिख पा रहे होंगे, सेकंड स्तूप होगा धम्मेक स्तूप। आगे बात समझ में? हाँ सर, अब जैसे कि मैं एक चीज और आप सभी को बताऊंगा, मैं साथ के साथ ही इन्हें कराता चलूंगा, जो हमारा स्थापत्य कला जो है साथ के साथ हो जाएगा। अब जब हम गुप्त काल में आएंगे तो देवगढ़ के दशावतार मंदिर को भी हम पढ़ेंगे, बाद के लिए नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ना? हम भैया जी भीतरी गांव का जो कानपुर में वो गुप्तकालीन मंदिर, उसको भी साथ के साथ पढ़ते चलेंगे और कोशिश करते चलेंगे जो भी मंदिर हैं, ठीक है ना, जो मंदिर वगैरह हैं या कोई इमारत, जब हम मुगल काल में आएंगे तो ताजमहल वगैरह जो भी सारी चीजें हैं उन्हें साथ के साथ करते चलेंगे। ठीक है, चलो धम्मे के स्तूप की बात आती है। अब सर ये जो धम्मे के स्तूप है, ये उस जगह का सटीक वर्णन बताता है कि जहां पर गौतम बुद्ध जी ने अपने 5 ब्राह्मण मित्र, 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। साथ ही धम्मे की स्तूप, ये धम्मे की स्तूप वो ही सटीक जगह बताई जाती है जहां पर गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया। जहां तक पॉइंट आपके। अब इसके अवस्थिति की बात आई सर जी, ये कहां लोकेटेड है? अब महारा तो आप लिखेंगे अवस्थिति। अब महारा आप क्या करेंगे, लोकेटेड की बात आ जाती है ना, अब लोकेटेड आप सारनाथ। अब एक चलो एक छोटा सा क्वेश्चन ये बताओ मुझे, सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? कौन पहले बतावेगा? स्पीड के साथ टाइपिंग आनी होनी चाहिए कि सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था। सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था, ये आप बताओ। अवस्थिति लोकेटेड ये सारनाथ वाराणसी में धम्मे की स्तूप, और साथ ही इसका भी कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसका भी जो निर्माण है, इसका भी क्या हो गया सर जी, कंस्ट्रक्शन सम्राट अशोक ने ही करवाया था। इसका भी कंस्ट्रक्शन किसने करवा दिया? तो भैया जी आप राइट करेंगे, सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में। ठीक है, सम्राट अशोक ने कौन सी शताब्दी? तो सर जी आप हमारा राइट कर देना, 3री शताब्दी में। 3री शताब्दी में, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, 3री शताब्दी में। आ रही है बात समझ में? अब चलो बता रहे हैं क्या नाम था, ऋषिपत्तनम। बहुत बढ़िया, ठीक है, शाबाश, इसी तरीके से करते चलना। तो आ जाते हैं क्वेश्चन कि सारनाथ का प्राचीन, अब इसका महत्व, ये क्यों, इसका क्या महत्व है, ये क्यों बनाया गया? तो ये बताया जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, बुद्ध का पहला उपदेश की सटीक जगह माना जाता है। सर जी क्या? धर्म चक्र प्रवर्तन मेरे भैया जी कौन सा? तो यही तो क्वेश्चन बनेंगे, धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन बुद्ध का प्रथम उपदेश है ना, ठीक है, बुद्ध का क्या होगा सर जी? प्रथम उपदेश, बुद्ध का प्रथम उपदेश की सटीक जगह माना जाता है। उपदेश की क्या सटीक जगह माना जाता है, सटीक जगह माना जाता है। राइट कर दो सर जी, सटीक जगह माना जाता है। यहीं पर बताया जाता है कि गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था, ऐसा है। इसका जो स्ट्रक्चर है ये बेलनाकार है, भाई बेलन की तरह ही तो है। यदि मैं इसके संरचना की बात करूं ना सर, अब देखो भैया जी इसका स्ट्रक्चर हमसे पूछा गया तो आप लिख देना इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो आप जल्दी बताएंगे बेलनाकार। सर इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा बेलनाकार। आगे बात समझ में? इसका जो स्ट्रक्चर है ना मेरे साथी, ये कैसा है?
बेलनाकार है। और इसकी यदि मैं हाइट देखूं यहां से, भाई यहां से पूरी की पूरी, तो ये जो हाइट जो बनती है इसकी 43.6 मीटर। सर जी कितना? तो आप करेंगे 43.6 मीटर इसकी हाइट है। अब ये गोल है तो इसका व्यास हमसे पूछा गया, व्यास तो 28 मीटर। इसका जो व्यास होगा मेरे साथी 28 मीटर। तो ये आते हैं क्वेश्चन। यदि मैं ऊंचाई की बात करूंगा तो या मैं लिख भी दिया तो आप लिख देना सर जी 43.6 मीटर। और सर इसका व्यास आप करेंगे 28 मीटर। इसका जो व्यास है मेरे साथी वो होगा 28 मीटर। आ रही है बात समझ में किसी मेरे साथी को कोई? ठीक है। अच्छा, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, भाई माफी चाहेंगे इसे ईसा पूर्व कर देना, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, वो ना हुआ होगा, इधर तो है पूरा। हाँ ये तो है तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। चलो जी, आ रही है बात समझ में? हाँ सर, स्तूप के नीचे का हिस्सा जो स्तूप है, अब ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है ना, स्तूप के नीचे वाला जो हिस्सा है पुष्पों की नक्काशी, मतलब फूलों की नक्काशी से बना है। ठीक है, सजा है। और स्तूप के शीर्ष पर एक छत्र मिलेगा ऊपर। ठीक है ना, इसके छत्र है जिसमें बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध जी की बात है, बौद्ध धर्म के ज्ञानोदय का प्रतीक है। ठीक है, जो बौद्ध धर्म में मतलब कि या गौतम बुद्ध जी के ज्ञान का जो उदय हुआ है उसका प्रतीक माना जाता है। ठीक है, अरे हो तो गया तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, वो ना लिख पाया मैं, तीसरी शताब्दी हो गया था, तो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व करेक्ट है। चीजें आगे चलो, आगे पढ़ेंगे भैया जी। एक और स्तूप, और एक स्तूप होगा, ये होगा आपका धर्मराजी का स्तूप। कौन सा मेरे साथी? एक और स्तूप आप लिख देना, धर्मराजी का स्तूप। ये भी आप सभी को बताना है, धर्मराजी का स्तूप। ठीक है, धर्मराजी का स्तूप। और ये भी स्तूप कहां पर होगा भैया जी? ये धर्मराजी का स्तूप भी यदि हम देखें तो मेरे साथी आप इसे भी बता देना, इसकी भी अवस्थिति कहां पर? सारनाथ वाराणसी। सारनाथ क्या होगा सर जी? वाराणसी। सारनाथ वाराणसी में धर्मराजी का स्तूप। अब देखो सर, ये ईंट वगैरह की सामग्री से बना है। पहले तो इसका निर्माण अशोक ने मेरे साथी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, चलो जी, अब एक और बताएंगे, इसका भी कंस्ट्रक्शन। हाँ सर, इसका भी क्या हो गया? कंस्ट्रक्शन। तो जल्दी बताओ, इसका भी कंस्ट्रक्शन किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने। और सर कौन सी शताब्दी ईसा पूर्व में? तो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने। जी सर, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। राइट क्वेश्चन, जो कि आप बता पा रहे भी होंगे। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। आगे बात समझ में सभी की? तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। जी सर, तो सम्राट अशोक ने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में धर्मराजी का स्तूप का कंस्ट्रक्शन करवाया। सर जी, एक बनारस के, पहले वाराणसी को बनारस के नाम से जाना जाता था। बनारस के एक राजा थे जिनका नाम था राजा चेतराम। ठीक है, मतलब कि ये सारनाथ में तो है ही ये। ठीक है, राजा चेत सिंह बोलेंगे, चेतराम कहां होगा? चेतराम तो हमारे गांव में है, चेत सिंह। ठीक है, तो उनके एक दीवान थे, ये 1794 की बात है। उनके एक दीवान थे जिनका नाम था जगत सिंह। और साथ ही वो वाराणसी में एक कॉलोनी बना रहे थे। और जब कॉलोनी के लिए उन्हें ईंटों की आवश्यकता पड़ी, मतलब सामग्री कम पड़ी, तो उन्होंने मेरे साथी इस धर्मराजी का स्तूप को ध्वस्त कर दिया।
यहीं से ईंटों को उखाड़ कर लाए थे, बहुत ईंटें लगी थी, आप वैसे भी देख पा रहे होंगे पूरा का पूरा। अब तो इन्होंने टापू सा ही छोड़ा है, बाकी यहां से पूरी ये ईंट खत्म कर दी इन्होंने। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप लिखेंगे सर जी। क्या बात आती है सर जी, आप कर देना। 1794 ईस्वी में ये पॉइंट आता है। 1794 ईस्वी में बनारस के राजा, कहां के राजा थे? तो सर बनारस के राजा, और राजा का नाम क्या हो गया? चेत सिंह, राजा चेत सिंह, ऐसे कर देना। राजा चेत सिंह के एक दीवान, ठीक है, राजा चेत सिंह के दीवान जगत सिंह ने, हाँ सर जी, किसने? मतलब कि राजा चेत सिंह के दीवान जगत सिंह ने निर्माण सामग्री, ईंटों की कमी के कारण जगत सिंह ने निर्माण सामग्री, हाँ भैया जी, कौन सी सामग्री? निर्माण सामग्री, ये कर देना। ईंटों की कमी के कारण, ईंटों की उसे कमी पड़ी, ईंटों की कमी के कारण इस विशाल स्तूप को तुड़वा दिया था। इस विशाल स्तूप को तुड़वा दिया था। ये पॉइंट आप सभी को लिख देना है। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? जल्दी बताओ। जगत सिंह का स्तूप भी बोल देते हैं इसे, ठीक है सर, इसको सीता का रसोई कहते हैं स्थानीय लोग। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, तो इसे मेरे साथी तुड़वा दिया था। ये पॉइंट आप एकदम राइट तरीके से कर पा रहे होंगे। आगे बात समझ में? तो ये, और देखो मैंने बताए होंगे पीपर हवा स्तूप सिद्धार्थ नगर में, ये तो मैंने लिखवा दिए होंगे ना आप सभी को। भाई पीपर हवा स्तूप सिद्धार्थ नगर में हो गया, रामाभर स्तूप आपका कुशीनगर में हो गया, श्रावस्ती में भी मैंने आपको लिखा दिए थे, जैसे उंगली मार का वहां पर ज्ञान जो है दिया था उसे। ठीक है, तो ये सारे स्तूप पर जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हैं, तो मेरे साथी ये आपके स्तूप और बाकी मैंने पीछे कराए हैं सारे के सारे। चलो जी साथी, इसी के बाद यदि हम देखें एक संकिसा में, एक और थोड़ा सा नोट करके ही चलो लिख दो। एक संकिसा में भी एक स्तूप का निर्माण करवाया था, संकिसा। अब ये संकिसा कहां पड़ता है? तो आप बताएंगे सर जी फर्रुखाबाद में। ठीक है, फर्रुखाबाद में तो है, और यहीं पर मेरे साथी गौतम बुद्ध जी ने अपनी माता को उपदेश देने के लिए, ठीक है ना, अवतरित हुए थे। संकिसा फर्रुखाबाद के स्तूप में, ठीक है ना, स्तूप में, हाँ जी, गज मतलब हाथी जो है, गज की जो है प्रतिमा अंकित है, एक मात्री होगी प्रतिमा। ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसलिए मैंने यहां पर लिखवा दिया, अंकित है, और इसका कंस्ट्रक्शन मेरे साथी सम्राट अशोक ने ही करवाया था। भैया जी जो है मौर्य वंश चल रहा था, मौर्य वंश के अंतिम राजा थे बृहद्रथ, और 185 बीसी की बात है, बृहद्रथ की हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी, और साथी मौर्य का तो समापन हो गया, और मगध में एक नए वंश का उदय हो जाता है जिसका नाम था साथी शुंग वंश। और शुंग वंश के जो फाउंडर थे पुष्यमित्र शुंग, आपने पढ़े भी होंगे, लेकिन उन्होंने अपनी राजधानी विदिशा जो कि मध्य प्रदेश में पड़ती है उसको बनाया था। तो सर शुंग वंश से एक अयोध्या लेक है जो इनके राज्यपाल थे धनदेव ने उसका कंस्ट्रक्शन करवाया था, और अयोध्या लेक तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में, और यहीं पर पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। ऐसी जानकारी उस अभिलेख से मिलती है जिनका पुरोहित महर्षि पतंजलि को बनाया था। आ रही है बात समझ में? चलो, तो इसी के साथ हम चलेंगे सर शुंग वंश की तरफ।
कौन सा वंश होगा? शुंग वंश। वो यूपी के पॉइंट में आप सभी को निकालता चलूंगा, ठीक है ना, शुंग डायनेस्टी। ठीक है जी, क्या होगा सर जी? तो आप करेंगे, ये कर ही देना है, शुंग डायनेस्टी। ठीक है, चलो अब ये आप शुंग वंश के संस्थापक, तो मैं यहां पर लिख ही दूं, चलो, क्योंकि संस्थापक फाउंडर की बात आती तो सरची पुष्यमित्र शुंग। फाउंडर आप एकदम राइट करेंगे और फाउंडर का नाम होगा पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, राजधानी इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया था पुष्यमित्र शुंग, और अपने नाम पर ही मतलब शुंग भाई सरनेम लगा हुआ है उसी पर मेरे साथी। ठीक है जी, यहीं पर साथ ना लिखा दी। चौखंडी स्तूप भी तो सारनाथ में बिल्कुल है, लेकिन उसका कंस्ट्रक्शन गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल में कराऊंगा ना। चौखंडी स्तूप भी सारनाथ में, लेकिन उसका कंस्ट्रक्शन गुप्त काल में हुआ, तो इसलिए गुप्त काल में है ना। हाँ, पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध स्तूपों को तोड़वा दिया था, लेकिन बाद में खुद भी बुद्ध अनुयायी हुआ, फिर भरहुति स्तूप का कंस्ट्रक्शन भी तो करवाया था इसने सतना मध्य प्रदेश में। संकीसा का भी सम्राट अशोक ने बनवाया था। ठीक है, तो इसलिए मैंने अशोक के वहां लिख दिए हैं। सर एक आ जाता है हमारा अयोध्या अभिलेख। भैया जी कौन सा अभिलेख होगा? अयोध्या अभिलेख। अब जब अयोध्या अभिलेख है तो सर ये कहां स्थित होगा? पहली बात तो अयोध्या अभिलेख और मेरे साथी इसकी अवस्थिति हम अयोध्या में ही देखेंगे। इसकी अवस्थिति कहां पर? तो मेरे साथी आप राइट करेंगे अयोध्या में। अयोध्या अभिलेख अयोध्या में ही स्थित होगा। सर इसमें क्या है? पुष्यमित्र शुंग के 2 अश्वमेध यज्ञों की जानकारी मिलती। जानकारी इससे हमें किसकी इंफॉर्मेशन मिलती है? तो आप बताएंगे सर जी इंफॉर्मेशन। हाँ, इसमें हमें किसकी जानकारी? तो पुष्यमित्र शुंग के। जी सर कौन सा? तो राइट करेंगे पुष्यमित्र शुंग के, पुष्यमित्र शुंग के 2 अश्वमेध, पुष्यमित्र शुंग की 2 अश्वमेध यज्ञ की जानकारी। अश्वमेध यज्ञ की जानकारी। एक बात बताऊं मैं आपको, अश्वमेध यज्ञ आपने देखा होगा रामायण काल में भगवान रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ में अश्व छोड़ा जाता था और उसके गले में, ठीक है ना, उन चुनौतियों को लिखकर एक तख्ती थी टांग दी जाती थी। और जहां तक मेरे साथी पहली बात तो ये घोड़ा जहां तक जाता था वो अधिकार उस राजा का उसी क्षेत्र तक हो जाता था। और यदि किसी राजा ने घोड़ा को रोक लिया तो सुनिश्चित है कि युद्ध होना स्वाभाविक बनेगा, जैसे कि लवकुश ने रोक लिया था ऐसे। तो पुष्यमित्र शुंग के 2 अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मेरे साथी ये किस में मिलती है? अयोध्या अभिलेख में। और सरची जो ये किसने इसका जो निर्माण है, ठीक है ना, किससे मतलब कि अयोध्या अभिलेख का निर्माण पुष्यमित्र शुंग के। हाँ जी, इसका जो कंस्ट्रक्शन है ना, पुष्यमित्र शुंग के एक राज्यपाल थे जिनका नाम था धनदेव। शुंग के राज्यपाल का नाम मेरे साथी धनदेव ने करवाया था। धनदेव ने करवाया। बहुत बढ़िया सर जी, आ रही है बात समझ में? हाँ सर, ये तुम्हारे पॉइंट आ गए समझ में। तो भैया जी अयोध्या अभिलेख की जानकारी पुष्यमित्र शुंग मतलब कि जो इसमें ये हो गई, और ये इसका कंस्ट्रक्शन जो राज्यपाल धनदेव ने करवाया था। और इनका जो पुरोहित है, अश्वमेध यज्ञ का पुरोहित, ठीक है ना, इनका पुरोहित किसको बनाया था? तो आप बताएंगे पतंजलि का।
पतंजलि को, महर्षि पतंजलि पुरोहित थे और इनका जो जन्म है मेरे साथी गोनर्द में हुआ था। और गोनर्द मैंने यही लिखवा दिया, गोनर्द जिसे आज वर्तमान में गोंडा के नाम से जाना जाता है। अब पता है कैसा क्वेश्चन आएगा कि महाभाष्य ग्रंथ के रचयिता, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि महाभाष्य ग्रंथ के रचयिता महर्षि पतंजलि का जन्म गोनर्द में हुआ था, जिसे आज वर्तमान में डॉट 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 नाम से जाना जाता है। तो आज गोनर्द को गोंडा, जो आपने देखा भी होगा देवी पाटन मंडल यदि मैंने कराया होगा, और देवी पाटन मंडल का मेरे साथी मुख्यालय कहां पर, गोंडा में। और इसी गोंडा में कछुआ संरक्षण केंद्र जो है, प्रजनन केंद्र सरजू नदी पर स्थापित किया गया है। सरयू ना, सरजू, सरजू, हाँ ठीक है। तो पुरोहित कौन थे, महर्षि पतंजलि, और साथी इनका जन्म गोनर्द में हुआ था। आ रही है बात समझ में? तो ये भी फैक्ट, ये भी पॉइंट आप सभी की सभी यहां पर लिख देंगे, और मुझे तो ना लगता कि कोई पॉइंट यहां पर रह गया हो। चरक संहिता इन्होंने लिखा था। अच्छा, और चरक कहां चले गए? भैया चरक संहिता की रचयिता यही है ना, ये तो भैया जी इन्होंने तो क्या लिखा, महाभाष्य ग्रंथ पाणिनि जो अष्टाध्यायी के आधार पर, उन्हीं को देखते हुए। चलो इसी के साथ भैया जी एक और हम पढ़ेंगे, कुषाण काल को कल पढ़ेंगे, पहले गुप्त काल कर लेंगे। पहले आप क्या करेंगे, कौन सा काल होगा, तो आप करेंगे गुप्त काल। अब देखो गुप्त काल की भी यदि हम देखें, बात करें, तो गुप्त काल के फाउंडर थे श्रीगुप्त, बताया जाता है, ठीक है ना। कौन थे मेरे साथी? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, और घटोत्कच के बाद आता है मेरे साथी कौन? चंद्रगुप्त प्रथम, जो गुप्त वंश के वास्तविक फाउंडर थे। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमार गुप्त, भानुगुप्त, ऐसे सारे के सारे गुप्त आते रहे हैं, ठीक है। तो आप अब इनका उत्तर प्रदेश से तो कोई लेना देना नहीं था कि हाँ सर जी। तो उत्तर प्रदेश में गुप्तकालीन अभिलेख, शिलालेख तथा स्तंभलेख, एक आप हेडिंग डाल देंगे उत्तर प्रदेश में। हाँ सर जी, उत्तर प्रदेश में गुप्तकालीन, ठीक है। कौन सी कालीन? तो आप लिखेंगे उत्तर प्रदेश में गुप्तकालीन, ये करना है। गुप्तकालीन अभिलेख, शिलालेख, गुप्तकालीन अभिलेख, शिलालेख, शिलालेख एवं क्या हो गया मेरे साथी? स्तंभ लेख, एवं आप करेंगे स्तंभ लेख। चलो जी, राइट बात, राइट एकदम। उत्तर प्रदेश में गुप्तकालीन, हाँ सर, अभिलेख, शिलालेख एवं स्तंभ लेख, ये करेंगे। आ रही है बात तो समझ में? हाँ सर, आगे बात समझ में ना? आगे एक था बिलसद अभिलेख, हमने पढ़ा मेरे भैया जी, ये कई बार क्वेश्चन आते हैं कि बिलसद अभिलेख कहां स्थित है। आज कौन से अभिलेख की बात आई? तो सर बिलसद अभिलेख, जल्दी से बता दो कि बिलसद अभिलेख किसी मेरे साथी ने पहले कभी पढ़ा होगा, ठीक है, कि बिलसद अभिलेख, बिलसद अभिलेख ये कहां स्थित है। आप उससे मित्र सुंकी राजकाल वगैरह सारी चीजें बताएंगे। हिस्ट्री वाले सर मैं कितनी बार आपको बताऊं भैया। चलो, बिलसद अभिलेख की जो अवस्थिति जो होगी, ये जो लोकेटेड जो होगा, ये मेरे साथी एटा में होगा। उत्तर प्रदेश का एक एटा जनपद, एटा, ठीक है, एटा उत्तर प्रदेश में। और बिलसद अभिलेख, क्वेश्चन आता है कि बिलसद अभिलेख उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? एटा में। कुमार गुप्त के शासन काल का प्रथम अभिलेख था। पहली बात, ये बिलसद अभिलेख जो होगा ना, ये कुमार गुप्त एक राजा थे ना, कुमार गुप्त, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये कुमार गुप्त के शासन काल का, कुमार गुप्त के शासन काल का
काल का प्रथम अभिलेख था? मेरे भैया जी, कुमार गुप्त के शासन काल का प्रथम अभिलेख, एकदम राइट कर देना। अब क्वेश्चन एक पूछा गया कि कुमार गुप्त के शासन काल का प्रथम अभिलेख, और साथ ही यहां पर कुमार गुप्त प्रथम तक, ठीक है, कुमार गुप्त प्रथम जो होगा उसकी वंशावली का पता चलता है कि मतलब कहने का मतलब कुमार गुप्त तक जितने राजा आए, जैसे श्री गुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, और फिर कौन सा, कुमार गुप्त तब आया था। तो आप लिख देना कुमार गुप्त, उनके जो समय थे, उनके जो टाइम पीरियड, वो हमें कहां से, बिलसद अभिलेख से, कुमार गुप्त प्रथम तक की मतलब गुप्त प्रथम तक की गुप्त वंशावली का, ठीक है, गुप्त वंशावली का पता चलता है। गुप्त वंशावली का, मेरे साथी, गुप्त वंशावली का पता चलता है। ये पॉइंट आप सभी को नोट कर देना है। आ रही बात समझ में? तो जो राजा जो बैठे थे ना, इनसे पहले उनका सभी का टाइम पीरियड बिलसद अभिलेख में लिखा हुआ है। कहां तक? कुमार गुप्त प्रथम तक। ठीक है, चलो जी, आ रही बात समझ में? चलो, अब टाइम भी हो आया। कुछ क्वेश्चन मेरे साथी जो मैंने अभी बताए हैं, ये आप बताओ। उत्तर प्रदेश के किसी स्थान पर अशोक का, वो तो इतना ही हो गया, कल लिखवाऊंगा आगे। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अशोक का प्रसिद्ध सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष स्थित है, जिसे भारत की राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है? भाई, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ, राज के चिन्ह भी हम बोल देंगे, तो आप जल्दी से बताएंगे। ये होगा मेरे साथी सारनाथ। ये आपका अभी जस्ट कराया था ना, सारनाथ। चलो, अशोक का वह स्तंभ लेख जो मूल रूप से कौशाम्बी में था, किस मुगल शासक द्वारा इलाहाबाद मतलब प्रयागराज के किले में स्थापित कराया गया था? जस्ट मैंने मेरे साथी कल बताया होगा, अशोक का वह स्तंभ लेख जो मूल रूप से कौशाम्बी में था, किस मुगल शासक द्वारा? तो बताओ, अकबर, हुमायूं, जहांगीर या शाहजहां? तो राइट आंसर यहां पर बनेगा सरची महारा, तो अकबर। ठीक है, सारनाथ में है, जिसे जैनियों की काशी कहा जाता है। भैया, हस्तिनापुर को बोला जाता है जैनियों की काशी। ठीक है, कल को यही कहेंगे कि गुरुजी ने तो ना करवाया, मैंने करवाया। हस्तिनापुर को बोला जाता है जैनियों की काशी, तीर्थराज भी है, उसी को बोला जाता है। आगे बात समझ में ना, गलत ना करेंगे। ये जहांगीर लगा रहे हैं, अब भी देख लो। ठीक है, अशोक के लघु शिलालेख के प्रमाण उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अहरोरा नामक स्थान से प्राप्त है? अब अहरोरा बताओ कहां? चंदौली, मिर्जापुर, झांसी, सोनभद्र? तो सॉरी, ये आपका होगा सरची मिर्जापुर। ठीक है, मिर्जापुर में। अब देखो भैया जी, अहरोरा, मैंने आप सभी को बताया होगा कि अहरोरा अशोक के लघु शिलालेख के प्रमाण उत्तर प्रदेश के अहरोरा, और अहरोरा कहां पर होगा? मिर्जापुर में, है ना? तो मिर्जापुर एकदम राइट। चलो, अब ये करवाया मैंने संकीसा फर्रुखाबाद, जहां अशोक ने एक स्तंभ बनवाया था, किस पशु की आकृति की शीर्ष के लिए प्रसिद्ध है? जस्ट क्वेश्चन बताया मैंने, ठीक है ना, वो किस पशु की आकृति के लिए? जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का जवाब। कराया एलिफेंट, हाँ सर जी, गज। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से प्राप्त सोहगोरा ताम्रपत्र अभिलेख का संबंध किस मौर्य शासक के काल से माना जाता है? उत्तर प्रदेश की गोरखपुर जिले से प्राप्त, उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जिला है ना, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से प्राप्त सोहगोरा ताम्रपत्र अभिलेख का संबंध किस मौर्य शासक से? तो मेरे साथी मैंने बताया होगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्या बताया सरची? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अगला, सारनाथ के सिंह स्तंभ के आधार पर उकेरे गए
चार पशुओं में से कौन सा पशु शामिल नहीं है? इसे आप ही बता दो भैया, ठीक है ना। विच एनिमल इज नॉट इंक्लूडेड अमोंग द फोर एनिमल्स? अब बताना कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आप लिखेंगे हिरण, मैंने बताया हाथी भी, घोड़ा, बैल, वृषभ और सरजी एक और आपका शेर भी था। सिद्धार्थनगर जिले में स्थित पीपरहबा बताया ना, किस काल की स्थापत्य का प्रारंभिक जो है उदाहरण माना जाता है? तो मौर्य काल, पीपरहबा, है ना। चलो, अशोक के कौशाम्बी अभिलेख में देखो, कल मैंने बताया अशोक के कौशाम्बी अभिलेख में बौद्ध संघ में फूट डालने वाले भिक्षुओं को चेतावनी दी गई है। इस प्रकार के लेख को क्या कहा जाता है? आप बता दो साथी। स्तंभलेख, धम्मलेख, भेद अभिलेख या बौद्ध स्तंभ? जल्दी बताओ। इस प्रकार के, हाँ सर, इस प्रकार के लेख को क्या कहा जाता है? एकदम बेहतरीन, एकदम शानदार क्वेश्चन, जो कि आप इस क्वेश्चन का जवाब एकदम राइट तरीके से दे पा रहे होंगे। जल्दी से बता दो भैया, आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या बोला गया? भेद अभिलेख, ठीक है। हाँ सर जी, अगला नेक्स्ट, अशोक द्वारा निर्मित धम्मेक स्तूप की वर्तमान संरचना का विस्तार उत्तर प्रदेश की सारनाथ में किस माध्यम से? मैंने बताया ईंट और पत्थरों का सम्मिश्रण था। धम्मेक स्तूप हो गया, धर्मराजी का स्तूप जगत सिंह ले गया तोड़वा दिया था, ईंट और पत्थरों का सम्मिश्रण था। चलो, आज का लास्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस मौर्यकालीन स्थल से, ये मैंने क्वेश्चन नहीं कराया होगा, इसे आप नोट कर लेना, उत्तर प्रदेश के किस मौर्यकालीन स्थल से यक्ष और यक्षिणी की प्रसिद्ध विशाल प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं, जो तत्कालीन लोक कला का प्रमाण है? मथुरा परखम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना, ये अभी हाल फिलहाल का क्वेश्चन था, आया हुआ क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का, इसलिए मैंने इसे यहां रख दिया। आगे बात समझ में, सभी की पॉइंट समझ में आए होंगे, और मेरे साथी बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को करते चलना। तो सभी बोलेंगे सर जय हिंद, जय भारत।